हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले वाले उसमें अपन ने देखा था किस प्रकार से सेल की स्ट्रक्चर को अपन को डेवलप करना है। कुछ भी डिफिकल्ट आपने देखा होगा कि है नहीं, इसमें बहुत सीधी सीधी स्ट्रक्चर है। आज देखते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण करना है। तो नामकरण करते टाइम आप ये ध्यान रखना कि एक साइड करना, ठीक है, ताकि आपको याद करने में इजी रहे, इजी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। बाहर से शुरू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी दो है, आउटर और इनर। उसके बाद अपन लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा एरिया किसका है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो यहां से यहां तक की संरचना है, जिसको मैंने रेड से मार्क किया, इसके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जो है वो ट्रांसपेरेंट प्रकार का, समांगी प्रकार का जीव द्रव होता है। थोड़ा सा डाइल्यूट टाइप का होता है, पतला होता है, जबकि अंदर की तरफ जो होता है वो गाढ़ा होता है, असमंगी प्रकार का होता है। कुछ कण उसमें मोटे होंगे, कुछ छोटे होते हैं, कुछ साइज में बड़े होते हैं, कुछ तो ये थोड़ा सा गाढ़ा प्रकार का होता है। तो साइटोप्लाज्म होता है, उसको दो भागों में बांटता है। ये वाला एरिया आपका जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पास होता है, दैट इज नोन एज एक्टोप्लाज्म। जबकि अंदर का पूरा एरिया यहां से लेके और यहां तक, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्म। ठीक है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म ये दोनों मिलके और क्या कहलाएंगे? साइटोप्लाज्म। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद ये वाली संरचना जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, दैट इज नॉन एज लाइसोसोम। ठीक है। दैट इज नॉन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब सम्मिश्र, मतलब बहुत सारी संरचनाओं से। तो इसमें तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, सिस्टिनी पाई जाती हैं, वैक्यूल्स पाई जाती हैं और ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी हुई, इसलिए कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो उसमें यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दो है, इसलिए कौन कौन सी हो जाएगी? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो आउटर और इनर। यहां पर इसमें देखेंगे ये पोर पाया जा रहा है, ये पोर पाया जा रहा है, ये दैट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। किस नाम से जाने जाएंगे? न्यूक्लियर पोर के नाम से। अब इनको आप बोलते हो ईपीआर, मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदैवी जालिका। और अंतःप्रदैवी जालिका मैंने आपको कहा कि कुछ अंतःप्रदैवी जालिकाओं पे कणिका में संरचना लगी हुई होती हैं, जो कि राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स के लगे होने की वजह से इनकी जो अपीयरेंस होती है वो ग्रेनुलर होती है, कणिका में होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, दे आर नोन एज रफ, ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पे राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज स्मूथ। क्योंकि उनकी कैसी होगी अपीयरेंस? चिकनी प्रकार की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। केंद्र के अंदर एक और संरचना थी, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका है, केंद्रिका उसे बोलते हैं। यहां पर कोशिका का शक्ति ग्रह, जिसे आप कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये कौन सी संरचना थी जो कि राइबोसोम से मिलके में गुच्छा पाया जाता है? दैट इज नोन एज पॉलीसोम्स। और केंद्रक के जस्ट बाहर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज नोन एज सेंट्रोसोम। ठीक है। केंद्र के अंदर जो द्रव भरा रहता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लास्ट। हाँ, इसको दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो है, आउटर और इनर। इनके बीच में जो गैप पाया जाता है, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस, इंटर मेम्ब्रेनस ग्रूव या इंटर मेम्ब्रेनस गैप कहेंगे। यहां भी इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गैप पाया जाता है। और ये यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मेटल, दोनों में से कोई भी एक जेनेटिक मेटल जो भी आपको। तो इस प्रकार से इसका
नामकरण आप तो इतने नाम हो जाएंगे देखो अपने आप। स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि बहुत कम चीजें हैं, लेकिन देखो सारी चीजें इसमें आ गई है, कोई चीज इसमें छूटी नहीं है और कहीं भी इसमें आपके मार्क्स करने के चांस नहीं है। हाँ, यहां पर जो ये पाई जा रही है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज फिम्बरी या सिलाई इनको बोलते हैं अपने, ठीक है ना, जो आपस में एक दूसरे उनको कोशिकाओं को जोड़ने का काम करेंगी। कोशिका जंक्शन जो बनते हैं वो इनकी वजह से बनते हैं, वो एक दूसरे से अटैच होने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से ये किसी प्राणी कोशिका की संरचना है जो कि यूकैरियोटिक टाइप की है। और अगर आप देखें बेसिकली एक एक लाइन में कि इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं उसका क्या काम है, तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो इस कोशिका को बांधे रखती है, इसकी स्ट्रक्चर को शेप प्रोवाइड करती है, उसको बाउंड करके रखती है। दूसरा, इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर और इसके बाहर दोनों के बीच में जो चीजों का आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान को ये कंट्रोल करने का काम करती है। मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इज कंट्रोल्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में एक कंट्रोलिंग यूनिट का काम करती है, ठीक है। इसके केंद्र में जो पाया जाता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। केंद्रक जो होता है, केंद्र के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और इस जेनेटिक मटेरियल में ही कॉर्ड फॉर्म में या जेनेटिक कॉर्ड के फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। उन इंफॉर्मेशन को डिकोड करके या प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा, डिकोड कैसे होंगी, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा प्रोटीन्स बनती हैं, वो प्रोटीन एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। तो किस प्रकार की क्रिया होनी है, कौन सी क्रिया कब होनी है और कौन सी क्रिया किस स्पीड से होनी है, वो सब चीजें निर्धारित करने का काम कौन करेगा, ये जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में वो जो होता है वो जेनेटिक कॉर्ड की फॉर्म में उसमें ऑलरेडी छुपा हुआ होता है और वो डिकोड होके और उस फंक्शन को, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसमें कौन ऑर्गेनल किस हिसाब से काम करेगा, कितनी स्पीड से काम करेगा और कब कब काम करेगा, वो सब ये जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। यहां से वो मैसेज जाता है। तो इस कोशिका का ब्रेन कौन है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी ये क्रोमोसोम। तो यहां पर कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं या जितने भी ये फंक्शन करेंगे ऑर्गेनल्स, उनकी क्रियाओं को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, कंट्रोल का मतलब उनकी एक निश्चित स्पीड पे काम करना है, उससे ज्यादा नहीं होना है या कम नहीं होना है। और कोऑर्डिनेट मतलब ये ऑर्गेनल्स ऐसा नहीं कि ये न्यूक्लियस ने कहा कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को आप है ना एनर्जी उत्पन्न कीजिए, लेकिन ईपीआर है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं कर रही है। तो फूड इस अगर इसको नहीं मिलेगा या इसको गैसेज नहीं मिलेंगी तो वो चाहकर भी उसको नहीं उत्पन्न कर पाएगा एनर्जी को। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम है कि अगर ये एनर्जी का उत्पादन बढ़ाता है तो ये बाकी और ऑर्गेनल्स को भी अपनी स्पीड बढ़ा, तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। उनकी स्पीड अगर बढ़नी है तो सबकी एक साथ बढ़नी है, अगर कम होनी है तो सबकी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये न्यूक्लियस। तो कंट्रोल करने का काम भी करेगा और उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन का काम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस थ्रू जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब कोई चीज अगर इसने खाना खाया, खाना खाने के बाद इसमें काम आया, काम आने के बाद अगर कोई चीज सरप्लस बचती है तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कोशिका के स्टोरेज की तरह काम करते हैं। उसमें जो एक्सेस अमाउंट में जो भी फूड मटेरियल्स वगैरह आ जाते हैं वो सारे इसमें अपने आप में डिपॉजिट हो जाते हैं और ये स्टोरेज के साथ साथ, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो लाइसोसोम्स होते हैं, उन लाइसोसोम्स की मां कौन होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उनका जन्म कहां से होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। तो ये नेचर में सीक्रेटरी होती है, श्रावक होती है, क्योंकि लाइसोसोम में तीनों चीफ एंजाइम्स पाए जाएंगे, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज और लाइपेज। तीनों चीफ जो फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो कहां पाए जाते हैं, लाइसोसोम में। आपने शब्द सुना होगा ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब सेल्फ का डाइजेशन कर देना, सेल्फ को तोड़ दे। ऑटो का मतलब सेल्फ और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन।
खुद को ही तोड़ने का काम या खुद को ही डाइजेस्ट करने का काम अगर कई बार कोई कोशिका करती है तो वो डिपेंड करता है लाइसोसोम में। और लाइसोसोम में क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर तीनों फूड प्रोडक्ट्स को या चीप जो इसके कंपोनेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इन एंजाइम्स का जनरेशन कहां होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का, जो लाइसोसोम्स की मां भी होता है। साथ में स्टोरेज का काम करेगा। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर चैनल्स पाई जाती थी, कोई चीज यहां से ली यहां तक पहुंचा दी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो बहुत कम बच्चों की जानकारी में होता है, स्पर्म जो होता है, शुक्राणु, उस शुक्राणु के हेड पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लगी होती है, दैट इज नोन एज एक्रोसोम। और वो एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन के दौरान संबंधित अंडे को छेदने का काम करता है, उसको पियर्सिंग का काम करता है, क्योंकि उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइलुरोनाइडेज, और वो एक एंजाइम है। और उस जो अंडा होता है या अंडाणु होता है, उस अंडाणु के कवच को गलाने का काम करता है। तो एक्रोसोम जीवन को आगे या रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। लेकिन कम लोगों को ही जानकारी है कि जो एक्रोसोम होती है, दैट इज मॉडिफाइड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वो कहां से बनेगा? इसके रूपांतरण से। जैसा कि आपने देखा, ये लाइसोसोम को बना रहा है, इसमें भी एंजाइम पाए जा रहे हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या है? एंजाइम प्रोड्यूस करने की क्षमता पाई जाती है, सीक्रेटरी होते हैं नेचर में। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड से न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है, दूसरी साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो कोई भी चीज दूसरी कोशिका से इसने ली, इस चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गई और न्यूक्लियस तक गई, इस कोशिका से इधर चली गई। तो विद इन द सेल एंड बिटवीन द सेल, कोशिका के अंदर और कोशिकाओं के अंतर आपस में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की है जिन पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उनको कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सामान्य से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगी। क्यों? वो मैं अभी आपको बताता हूं। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। सेंट्रोसोम जो होती है, वो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल की मां होती है, वो सेंट्रियोल को जन्म देती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है इनके बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फर्दर जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।